अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का अगला हिस्सा। बोलो जाले, जो अरशद बोल रहा है ऐसा है क्या? तुम क्या चाहती हो? नजमा को जाले की
मेरी जान मेरी ज़िंदगी, इसमें तुम्हारा और हम सब का ही फ़ायदा है। तुम यही कोशिश करना कि हुनैन आफरीदी को कुछ दिन यहाँ पर रोक ले, इसलिए इसके आगे पीछे फिरो, इसको अपने हुस्न अदा का दीवाना बनाओ कि वो तुम्हारा दामन छोड़कर भाग ही ना सके। लाला गुल ने प्यार से इसकी गाल पुचकारते हुए कहा, ऑल राइट, फिर मैं अपने बेडरूम में कोई इंग्लिश मूवी देख लूँ ताकि कुछ बोरियत तो दूर हो, मेरी अच्छी और प्यारी बेटी। अब ऐसा है लारोश, तुम यूँ करो, ऊपर मेरे लिए एक कप गर्म काफ़ी ले आओ। लारोश, छोड़ो ये सब और जाओ, मारे को जो कुछ चाहिए इसे दो, बाद में ये सब समेट ले लेना। लाला गुल ने लारोश और गुलान को सख्ती से हुक्म दिया। जी बेहतर। रात के 3 बज रहे थे। घर का हर वक्त गहरी नींद में ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहा था, सिवाय 2 लोगों के, एक जहां आरा और दूसरी लारोश अगुलान। हुनैन अफरीदी का सोने का कोई इरादा नहीं था। इसने तो बस इतना सोचा था कि वो 1 घंटा सोएगा और फिर जहां को लेकर चला जाएगा, मगर इसकी थकन चेहरे से होती हुई आंखों पर आ ठहरी। जाने कब ऐसे सोता जैसे उसे महसूस है धीरे से कोई पुकार है। वो कोई ख्वाब समझकर जुटला देता, मगर अब किसी ने नरमी से इसका शाना थाम कर पुकारना शुरू कर दिया। किसी की आइजाना पुकार और किसी की दबी दबी सिसकियाँ। कोई ख्वाब नहीं है शायद। हुनैन अफरीदी ने होले से आंखें खोली। आंटी खैरियत तो है ना? सब कोई मसला हो गया है क्या? जहारा की बूढ़ी आंखों में कुछ था जो हुनैन अफरीदी के समय से बाहर था। बेटा, मैं तुम्हारे पास बहुत आस से आई हूँ, तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, तुम्हें अपने चाहने वालों का वास्ता है, मुझे खाली हाथ मत लौटाना। इनके लबो लहजे में नहायत आइजी थी, लजा थी कि वो कच्ची नींद समेत लम्हा भर के लिए चकरा के रह गया। नानो प्लीज़ ऐसा मत करें, ये गलत है, जाती है इनके साथ। लारोश गुलान जहारा का कमज़ोर शाना थामे मेहनत कर रही थी, मगर जहारा इसकी एक भी सुनने की रुदात नहीं थी। और हुनैन अफरीदी लारोश गुलान को इस तरह रोते देखकर और जहारा से यूँ मेहनत करते देखकर मजीद उलझन का शिकार हो गया। आंटी, आप प्लीज़ मुझे बताइए आखिर क्या बात है, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो मुझसे पहले वादा करो, मैं जब तुमसे मांगूंगी तुम मुझे दोगे। ऑल राइट, मगर पहले आप बताएं तो सही। बेटा लारोश, मेरी नवासी से निकाह कर लो, इसे जहन्नम से आज़ाद करा दो। व्हाट? ये शौक हुनैन अफरीदी के लिए बहुत शदीद और झटका बहुत इतना ज़बरदस्त था कि ऐसा लगा जैसे इसकी दिमाग की रग फट जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, तुमने मुझसे वादा किया है। नानो प्लीज़ मुझे बेमाया मत करें, मैं जैसी भी ज़िंदगी जी रही हूँ इसमें खुश और मुतमईन हूँ। लारोश गुलान ने अपने यूँ बेमाया होना बेरुला गया था। हुनैन बेटा, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं रही, डॉक्टर ने कहा है मुझे ब्रेन ट्यूमर है, वो भी आखिरी स्टेज पर, मगर अब तक ये चंद सांसें मेरे रब ने इसलिए मुझे अता की कि मैं लारोश को किसी महफूज और मजबूत हाथों में सौंप सकूँ। अल्लाह ने मेरी सुन ली। तुम मेरे सामने आए तो मुझे लारोश का मुस्तकबिल, इसकी ज़िंदगी महफूज लगी। मैं जानती हूँ अगर लारोश के नाम से तुम्हारा नाम, तुम्हारे ख़ानदान का नाम जुड़ जाएगा तो इस पर मामूली सी भी आँच नहीं आएगी, लेकिन अगर ये यहाँ रहेगी, ये सब घर मिलकर मेरी बच्ची को जिंदा ही दरकोर कर देंगे, कतरा करके मार देंगे। प्लीज़ आंटी, मुझे शर्मिंदा मत करे। इस तरह मेरे आगे हाथ जोड़ के, आप मेरी बड़ी हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हुनैन अफरीदी ने जहारा के दोनों हाथ जोड़े हुए थाम लिए। तो बेटा मेरी झोली भर दो। आंटी, आप जो कह रही हैं मुझे नहीं पता क्या दुरुस्त है क्या गलत, क्योंकि कल आपकी बहू ने आपकी नवासी को अपनी बहू के बेटे की मंगेतर कहकर मुझसे मुतारिफ कराया। बकवास करती है वो। बबरिक एक याश और अब्बास किस्म का लड़का है। वो लारोश से निकाह जरूर करेगा, मगर इसके पैर की जूती का भी दर्जा नहीं देगा। लाला गुल लारोश को इस घर की नौकरानी बना के रखना चाहती हैं जिंदगी भर के लिए, वरना क्या मैं जानती नहीं हूँ वो बबरे की शादी अपने ही खानदान में करेगी। मुझे सारे इस मसले का हल लगते हो। मैं अपनी खाली झोली तुम्हारे पास लाई हूँ। बेटा, मेरी लारोश की खुशहाल ज़िंदगी की भीख डाल दो। आंटी, मगर मुसब्बा, आपको सब कुछ पता भी तो चल जाएगा, तब क्या होगा? जब तक तुम दोनों इस शहर की हदूद से बहुत दूर निकल चुके होगे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अभी तुम दोनों का निकाह हो जाएगा और ठीक 15 मिनट बाद तुम दोनों यहाँ से निकल जाओगे। तुम्हारी गाड़ी बाहर ही खड़ी है, यहाँ से तुम दोनों को बाहर ही मैं निकाल दूंगी। आंटी, एक बार फिर सोच लें, आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगी ये सब करके। बेटा, मुझे बुढ़िया की ज़िंदगी अब बची ही कितनी है जो मैं मुश्किल में आएगी। हाँ, लारोश के इस जन्म से आज़ाद होने के बाद मैं सुकून से मर जरूर सकूंगी। नानो, लारोश गुलान भी लगती हुई जहारा से लगी थी। हुनैन अफरीदी ने आंसू से भीगी चेहरे को बगौर तका था, मगर इसे देखकर सिवाय कोफत की कुछ हासिल नहीं हुआ, और इसने एक सर्द सांस भरते हुए इसकी जानिब से रुख ही फेर लिया। कोई 10 मिनट में इन दोनों का निकाह भी हो गया। लारोश गुलान से लारोश हुनैन का सफ़र इसने चंद लम्हों में तय किया था। तकदीर के भी अजीब निराले खेल हैं जो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था, वो हो चुका था इसके साथ। लारोश गुलान जहारा से लिपट के बेतहाशा रो दी। अब जितनी जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से निकलो। और हुनैन, ये लो इसने निकाहनामे की कापी। जहारा ने निकाहनामा इसकी तरफ बढ़ाया, जिसने थाम लिया। जहारा को अपनी कज़न, अपनी जाने अजीज़ सहेली के पोते पर बेइंतहा प्यार है। बहुत नेक, सादतमंद और फर्माबरदार बच्चा था। यकीनन इनका फैसला गलत नहीं था। नानो, मुझे खुद से दूर मत करें, बच्चों जैसी बातें मत करो। अब तुम्हारा सब कुछ हुनैन ही है। बैठो जल्दी से गाड़ी में, कोई यहाँ आ गया तो बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी। अब इजाज़त दीजिए। हुनैन अफरीदी ने झुककर जहारा को देखा। हाँ बेटा, खैर से जाओ, मगर तुमसे एक रिक्वेस्ट और भी करनी थी। जी कहिए। मेरी लारोश से अगर दानस्तगी में कोई गलती हो जाए तो नादानी समझ कर माफ़ कर देना। इसने 20 साल तकलीफ़ों में गुजारे हैं, दुनिया की समझ नहीं है, सिर्फ घर की चारदीवारी में इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तुम बहुत ख्याल रखना मेरी लारोश का। जी बेहतर। हुनैन अफरीदी ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से आगे बढ़ा ली। लारोश ने पीछे मुड़ के जहाँ देखा जहाँ जहारा मौलवी साहब को पैसे देकर चौकीदार के साथ रुखसत कर रही थी, और इनकी जाती हुई गाड़ी को देखने लगी। आसिया भाभी, नजमा ने होले से पुकारा। नजमा, नजमा मेरा बच्चा, मेरा जरमील अंदर आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ऐसे डॉक्टर्स नाउमीद हो चुके हैं। नजमा, अगर जरमील को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। इसकी
इंशाल्लाह हमारे ज़रमील को कुछ नहीं होगा। बहुत सारे हाथ अल्लाह की बारगाह में ज़रमील की ज़िंदगी मांगने के लिए उठे हैं। नजमा तो खुद बेइंतहा रो रही थी। ज़रमील को इस हालत पर पहुंचाने वाला अरशद दीवार से टेक लगाए सर को शर्मिंदगी से झुकाए ज़मीन में ही गड़ा जा रहा था। ज़रमील की इस हालत का जिम्मेदार तो वही तो था, मगर अब तक किसी ने भी इस कसूरवार नहीं ठहराया था। बस करे आसिया भाभी, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। राबिया तो खुद बेबसी के मारे रो दी थी, मगर आसिया की हालत खुद इनसे भी नहीं देखी जा रही, तो उन्होंने आसिया को खुद से लगा लिया। नहीं राबिया, मुझे सब्र नहीं हो रहा, मेरा बच्चा अंदर तकलीफ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मम्मी प्लीज़ संभाले खुद को, रणबीर भाई को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। हिरा ने ढरी ढरी तसल्ली दी थी, वरना अंदर से वो भी तो बहुत खौफजदा थी। दिल रो रहा था, अपने भाई की जिंदगी की दुआ मांग रही थी। 12 घंटे के तवील इंतजार के बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर्स निकले। सलीम अहमद, फ़हीम अहमद और आरफीन तेईस से आगे बढ़े थे। कैसी तबीयत है डॉक्टर ज़रमील की? शुक्र है इस रब्बुल इज़्ज़त का जिसने आपके बेटे को नई जिंदगी दी है। डॉक्टर्स अपने कामयाब ऑपरेशन से बहुत खुश थे। शुक्र है परवरदिगार का। तीनों ने अपने रब की बारगाह में सजदा अदा किया था। सलीम अहमद और फ़हीम तो फ़ौरन ही मस्जिद चले गए, नफल शुक्राने की नमाज अदा करने, सदक़ात व खैरात अदा करने और अपने रब का जितना शुक्र अदा करते कम था। गरीबों मस्कीनों को खैरात तकसीम की थी। ईदी में कितनी ही देके पहुंचाई थी। सब अपने अपने तरीके से अल्लाह के हजूर शुक्र अदा कर रहे थे। आसिया तो सजदे में गिर के हिचकियों से रो दी। इन सब के दौरान किसी को भी ज़ाले का कोई ख्याल नहीं आया। जब मामला कुछ बेहतर हो तो हिरा ने गौर किया कि ज़ाले यहाँ मौजूद नहीं है। इसको तो इस वक्त यहाँ मौजूद होना चाहिए था। मम्मी ज़ाले कहाँ है, वो अस्पताल नहीं आई है क्या? हिरा को ज़ाले की गैर मौजूदगी पर बहुत अफसोस हुआ था। दुख तो सिमरन को पर भी हुआ था, क्योंकि ज़रमील सिमरन को बहुत चाहता था। हाँ नजमा भाभी, ज़ाले को क्यों नहीं लेकर आई? हालात चाहे जो भी हो, ज़रमील ज़ाले का शोहर है, इस हकीकत को हम नहीं जुटला सकते। ज़ाले को जब ज़रमील के बारे में पता चला तो वो इसी वक्त बेहोश हो गई थी। अरशद ने फ़ौरन डॉक्टर सादिक को बुलवाया तो साले को शाह की कैफियत में बताया। इसके दिमाग का ज़बरदस्त झटका लगा। दूसरी बात है कि वो खामोश होगी। दूसरी बात क्या है नजमा भाभी? दूसरी बात यह कि ज़ाले फिर से उम्मीद से है। क्या? मगर नजमा, आसिया और राबे पर तो जैसे हैरानी के बाहर टूट पड़े। वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हुआ, और इनकी सोच को नजमा ने पढ़ भी लिया था। इस्लामाबाद में ज़ाले और ज़रमीन एक साथ एक होटल और एक ही कमरे में 2 दिन साथ रहे थे। फिर नजमा से आगे कुछ नहीं कहा गया था। आसिया ने नजमा को देखा जरूर था, मगर सोचो कि ताने बिने सिर्फ और सिर्फ एक ही नुकते से उलझे हुए थे कि अगर ऐसी बात थी कि बात यहाँ तक पहुंची तो फिर ज़ाले ने ज़रमीन को छोड़कर रशद का साथ क्यों दिया? फिर तो नजमा भाभी, आप इस वक्त घर जाएं ज़ाले के पास, जहाँ मैं हूँ, आसिया भाभी हैं, और फिर अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि ज़रमील भी खतरे से बाहर है। हाँ, ज़ाले के पास मकसूम है, वो ख्याल रखेगी। फजर की अजान भी होने वाली है। मैं फजर की नमाज अदा करके फिर ज़रमील को देखकर चली जाऊंगी। चलें ठीक है। वो सुबह फजर की नमाज के बाद कराची की हदूद में दाखिल हो गए थे। इस वक्त हुनैन अफरीदी की इतनी बुरी हालत थी कि इसे याद पड़ता कि कभी इस हाल से भी गुजरा होगा। एक तो नींद, ऊपर से शदीद भूख ने इसे बिल्कुल जैसे तोड़ के रख दिया। वो तो जैसे भी भूख का बहुत कच्चा था, और जब मजीद वो कोफत और बेजारी का शिकार था कि इसके साथ सबसे बड़ी वजह फ्रंट सीट पर बैठी बड़ी सी चादर में लिपटी ये लड़की, जिसे वो अब तक सिर्फ रोते हुए देख रहा था और सुन रहा था। प्लीज़ खुदा के लिए आप खामोश होंगी? आखिरकार वो लारोश अगलान के डरने से बुरी तरह थक चुका था, बेजार हो चुका था। फॉर गॉड सेक चुप हो जाए, वरना यकीन जानिए मैं आपको अभी इसी वक्त इस गाड़ी से नीचे उतार दूंगा। बेहसी और सख्ती की सारी हद तोड़ते तोड़ने इस वक्त हनैन अफरीदी ने, आई स्वेयर अगर आपकी मुझे इतनी सी भी आवाज़ आई तो मैं कोई लिहाज ना करूंगा और ना ही कोई रियायत। हनैन अफरीदी ने गुस्से से कहते हुए आरोश अगुलान की सहमी सहमी खौफजदा हिरनी आंखों में बकोर देखा था। इसका जहन बुरी तरह थक चुका था, बल्कि इसका एक ही कुछ दुख रहा था, और पेट में अलग भूख से आंतें कुल हुवल्ला पड़ रही थी। इससे इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि अपने खाने पीने से भरा बैग घर ही भूल गया था, जो इतनी जल्दबाजी के निकाह के चक्कर में जा रहा कि बेडरूम से उठाना ही भूल गया था। वो सोच भी रहा था कि किसी होटल में रुक के अच्छा सा हलवा पूरी का नाश्ता कर ले, मगर दिल शिद्दत से यही चाह रहा था कि जल्दी से घर आ जाए और अपने आरामदेह बड़े से रूम में सुकून से भरपूर नाश्ते के भरपूर नींद के मजे ले। दारूशा गुलान हनीन अफरीदी की सख्ती से डांटने पर चुप तो हो गई थी, मगर दिल अंदर से फिर भी खून के आंसू रो रहा था। दिल और दिमाग सिर्फ वहीं छारा की तरफ अटका हुआ था। घर में सबको जब पता चलेगा, जाने मामू मानी का बर्ताव कैसा होगा, लाला गुल तो उन्हें छोड़ेंगी ही नहीं। दारूशा गुलान ने नज़र उठा के देखा था। इसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। वो घर नहीं, कोई शानदार सा महल था, इतना बड़ा हरा भरा सा लॉन जहाँ हर किस्म के फूलों के छोटे बड़े गमले करीने से रखे थे। सुबह सादिक का वक्त ये हरा भरा सा मंजर आंखों को तरावट बख्श रहा था। एक सुकून सा अंदर तक उतरा था। रंग बिरंगे हर किस्म के फूलों और फलों का ये बड़ा सा बाग इस कदर हसीन और दिलकश लग रहा था कि वो इस सब सर सब्जे और हरियाली में खो सी गई। यूँ समझो दौलत शोहरत इज़्ज़त ये लोग ऊपर से ही लिखवा के लाए हैं, मगर इतने अमीर होंगे कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। खुद इसकी अपनी ज़ात बराबर में बैठे हुनैन अफरीदी के सामने बहुत छोटी लग रही थी। ये सब बाद में तसल्ली और सुकून से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अब यही ज़िंदगी भर रहना है, ये सब आपका भी है। मगर फ़िलहाल प्लीज़ अभी अंदर चलें, क्योंकि मेरा स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हुनैन अफरीदी गाड़ी से नीचे उतरा तो लारो शगुलान भी बड़ी सी चादर संभालती हुई नीचे उतरी। कॉरिडोर पार करके वो इस महल में दाखिल हुए थे। हुनैन अफरीदी ने तो एक सुकून भरा सांस लिया था कि जाने कितनी कठिनाई से भरी मुसाफिर तय करके आया था। एक और बात कहनी है, हमारा निकाह हुआ है, फिलहाल इसका जिक्र किसी से भी नहीं करेंगे आप। जब वक्त आएगा तो मैं खुद बात कर लूंगा। और फिर वो रुका नहीं, तेजी चलता हुआ ऊपर की सिमत बढ़ गया। नारोजा गुलाम तो सिर्फ देखती की देखती ही रह गई। इतने बड़े से खूबसूरत तरीन लाउंज के सेंटर में अकेला छोड़ के ऊपर को जाने कौन से कमरे में गायब हो गया था। उनैन अफरीदी की इस कदर बेहसी और बेमुरवती पर इसका दिल बुरी तरह फूट फूट के रोने को कर रहा था। अब वो कहाँ जाए, यहाँ घर में कौन इसको पहचानने वाला है।
नानो आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया, कहीं मेरी ज़िंदगी में एक नई आजमाइश तो नहीं आ रही। उफ़ मेरे खुदा मैं क्या करूँ, तू ही मेरी मदद फरमा। मुझे यहाँ लाने वाला मेरी ज़िंदगी का साथी शरीक हयात मेरा मजाजी खुदा तो बेखबर अपनी नींद के मज़े लौट रहा होगा, जिसे ये भी एहसास नहीं कि मैं यहाँ ना किसी को जानती हूँ ना पहचानती हूँ, ना ही मुझे कोई जानता पहचानता है। अगर मुझे किसी ने इस घर से निकाल दिया तो इससे आगे की सोच ही नहाय तकलीफ दे और अजियतनाक थी। आने वाली खातून इसकी नानों की उम्र की खातून थी, जो धीरे धीरे चलती उसकी नज़ीर आ ठहरी थी। लारो शगुलान को देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। कौन हो तुम, कहाँ, यहाँ क्या कर रही हो, किसकी इजाज़त से अंदर आई, निकल जाओ यहाँ से। बहुत से ऐसे सवालात के इसके दिलो दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। कौन हो बेटी तुम, इस कदर नरम मुलायम लबल लहजा, इतना शीरी अंदाज किसे अपनी फजूल सोचों पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई। जज जी जबान लड़खड़ा के रह गई। बी जान की ज़रीक निगाहों से इसकी घबराहट छुपी नहीं रह सकी थी। इसकी गैर होती हालत से ऐसा लगा जैसे वो भी यहीं बेहोश हो जाएगी। ऐसा करो, पहले आराम से सुकून से बैठ जाओ, शाबाश। बीजान सोफे पर बैठी तो लारो शगुलान भी वापस अपनी जगह पर टिक गई थी, निगाहें बदस्तूर झुकी हुई थी। अब ये बताओ कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा। लारोश लारोश अगुलान लारोश अगुलान। बीजान ने इसका नाम दोहराया और फिर बगौर इसका चेहरे की डरी डरनी हिरन आंखें देखी। तुम जहारा की नवासी हो। बीजान फौरन ही पहचान गई। जी। लारोश अगुलान ने धीरे से गर्दन इस बात में हिलाई। जहारा कैसी है, वो नहीं आई तुम्हारे साथ, और तुम यहाँ कैसे आई हो, एक साथ इतने सारे सवालात। वो तो सही मानों में घबरा गई। जी वो लारोश अगुलान की समझ में ये भी नहीं आया कि हुनैन अफरीदी का नाम लेना भी चाहिए या नहीं, मगर इसकी ये मुश्किल भी बीजान ने आसान कर दी। हुनैन अफरीदी तुम्हें यहाँ लाया। जी। और जहारा वो तुम लोगों के साथ नहीं आई। जी नहीं। क्यों, जहारा क्यों नहीं आई, इसकी तबीयत तो ठीक है ना। नहीं, नानों की तबीयत ठीक नहीं है। परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं भी थोड़ी देर में इसे फ़ोन पर बात कर लूँगी। तुम बहुत लंबे सफ़र से आई हो, कुछ देर आराम कर लो, फिर मिलकर नाश्ता करेंगे। और ये कि अब तुमसे अपना ही घर समझना, बहुत आराम और सुकून से रहना। तुम्हें यहाँ ना तो कोई तकलीफ होगी और ना ही तुम्हें यहाँ कोई परेशान करने वाला। जहारा तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, फिक्रमंद थी, अंदर ही अंदर घुलती रहती थी। मैं भी इसे फ़ोन करके कह देती हूँ कि अब तुम्हारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, प्यार, मान, मोहब्बत, चाहत, इज़्ज़त, सब कुछ। और तुम भी खुद को अकेला और तन्हा मत समझना। जैसे जहारा है वैसे ही मैं तुम्हारे लिए हूँ। अब से तुम मुझे बीजान ही पुकारना। बस अब रोना मत, अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो गया। आज से मैं तुम्हारी इन प्यारी प्यारी सी आंखों में आंसू ना देखूं, हमेशा खुश रही देखूं, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूं, ठीक है। लारुशा गुलाम ने होले से सारे ला दिया। बीजान ने इसकी चमकती पेशानी पर बोसा दिया और अपने साथ खड़ा किया। आओ मेरे साथ। वो इसे एक कमरे में ले गई जो बहुत बड़ा, कशादा और खूबसूरत था। अब से ये कमरा तुम्हारा है, तुम यहाँ सुकून से रहना। किसी भी शय की जरूरत हो बिला झिझक कह देना, बिल्कुल भी ना शर्माना, ना ही घबराना। जी बीजान, अब तुम कुछ देर सो जाओ, आराम करो, बातें भी करेंगे। अभी तुम जुबारी से मिलोगी तो और खुश हो जाओगी। अब जाओ आराम करो, मैं जब तक नाश्ता बनवाती हूँ फिर सब मिलकर करेंगे। न जाने कितना वक्त गुजर गया था इसी नींद की पुरसुकून वादी में खोया। ऐसा मालूम है जैसे इसके सिल्की रेशम जैसे नरम मुलायम बालों में कोई धीरे धीरे से उंगलियां फेर रहा है और होले से शीरीनी आवाज़ में इसे पुकार रहा है। लारोश जान उठ जाओ, देखो दोपहर के 2 बज गए हैं, उठो शाबाश, कुछ खा लो, भूख भी लगी होगी तुम्हें। लारोश बेटा, ममता से भरी पर नूर आवाज़ में जैसे खो सी गई। इसने कभी अपनी सगी माँ को देखा तो नहीं था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्नत में है और इसकी माँ बिल्कुल इसके करीब बैठी इसे प्यार से सहला रही है। वो इस पल खुद को बहुत पुरसकून महफूज समझ रही थी, ज़माने की तकलीफ़ों अज़ियतों से आज़ाद समझ रही थी। इसके होंठों पर इत्मीनान भरी खुशनुमा सी मुस्कुराहट थी। अगर ये ख्वाब है तो ये ख्वाब कभी ना टूटे। वो तमाम उम्र इस खुशबू भरे हिसार में रहना चाहती थी। इसे एक लम्हे ने इसके सारे दुखों, सारी तकलीफ़ों का मुदावा कर दिया। जुबारी ने आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। वो समझ गई थी कि ममता से मरहूम ये प्यारी सी भोली मासूम भाली लड़की ख्वाबों और ख्यालों की वादी में अपनी माँ का हाथ पकड़ के खिलखिला रही है, खुश हो रही है। वो चाहती नहीं थी कि लारोश गुलान का ख्वाब तोड़े। गुब्बारे झुकी और धीरे से इसकी रोशन पेशानी पर प्यारा भरा शफकत से भरा बोसा लिया था। इनके इनके प्यार भरे लम्स पर लारोशा गुलान की आंख खुल गई। इसकी नींद टूटी थी, इसका ख्वाब टूटा था। खुद पर झुके इस चेहरे से वो खौफजदा हो गई थी और एक झटके से उठ के बैठी थी। ज़रूर नहीं बेटा। हाँ, आप कौन हैं? मैं हुनैन की मामा हूँ और अब से तुम भी मुझे ना सिर्फ अपनी मामा समझ सकती हो बल्कि कह भी सकती हो। मेरे सिर्फ 2 ही बेटे हैं। मैं एक प्यार सी चांद सी बेटी की कमी थी और तुमने आकर पूरी कर दी। मेरे रब ने मेरे आंगन में भी चांदनी बखेर दी है। कुछ बोलोगी नहीं? क्या मैं बहुत बुरी हूँ? न नहीं तो। वो ज़ुबारिया की इस कदर प्यार पर शर्मिंदगी से सर झुका गई। ज़ुबारिया ने बगौर इसका चेहरा देखा। बीजान कह रही थी कि तुम बहुत मासूम सी भोली भाली हो, मगर मैं कहती हूँ तुम बहुत ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत हो। लारोशा गुलान अपनी तारीफ़ पूरी तरह झिम कर रह गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भूख नहीं लग रही है? जी। जानती हो क्या टाइम हो रहा है? दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बज गए हैं? मैं इतनी देर सोती रही। तुम बहुत अरसे बाद शायद सुकून की गहरी नींद सोई हो। मैं कोई 3 बार तुम्हें देखने आ चुकी, मगर तुम इतनी बेखबर और पुरसकून मीठी नींद सो रही थी कि दिल ही नहीं चाहे तुम्हें उठा दूं, मगर मुझे तुम्हारी भूख की भी फिक्र हो रही है, इसलिए तुम्हें उठा दिया। उन्होंने तो प्यारो चाहत से जैसे इसको अपना गर्विदा बना लिया। माँ तो उसने कभी देखी नहीं थी, मगर शायद आज इसकी अपनी सगी माँ होती तो वो यकीनन वो भी ऐसे ही फिक्र कर रही होती। क्या सोचने लगी हो बेटी? जी।
वो चौंक कर ज़ुबारिया को देखने लगी। चलो खैर सब बातों को छोड़ो, हम बातें बाद में ढेर सारी करेंगे, पहले तुम उठो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। अभी तक मैंने भी खाना नहीं खाया क्योंकि आज का दोपहर का खाना मैं अपनी प्यारी सी बेटी के साथ खाऊंगी। मैं लारो शगुलान को मजीद शर्मिंदगी ने अपने हिसार में लिया, वो इसकी वजह से भूखी बैठी थी। उठो शाबाश। ज़ुबारिया ने लारो शगुलान का हाथ पकड़ के बेड से नीचे उतारा। लारो शगुलान आधे घंटे बाद ज़ुबारिया के साथ डाइनिंग टेबल पर थी। टेबल पर 3-4 डिशेज रखी हुई थी, बिरयानी, शामी कबाब, सालन में अचार, गोश्त और हलीम भी था। मीठे में खीर और सेवैयाँ थीं। इसके अलावा हाट पाट में तंदूर की और घर की बनी रोटियां भी रखी हुई थी। अब पता नहीं ये सब के लिए इतना माम था या रोज़ का मामूल था। चलो बेटा लारोश बिस्मिल्लाह करो। लारोश गुलाम जैसे शर्म झिझक से ज़मीन में ही गड़ी जा रही थी। वो तो पहले भी इतनी खाने की शौकीन नहीं थी, मगर ज़ुबारिया की ज़ेरिक निगाहों ने इसकी शर्म हया पढ़ ली थी, इसलिए उन्होंने खुद इसकी प्लेट में मटन, बिरयानी और कबाब रख दी। आंटी ये बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये कि तुम मुझे आंटी नहीं कहोगी, और दूसरी कि तुम सुबह की भूखी और मैं जानती हूँ शर्मा रही हो, इसलिए तुम यूँ समझ लो कि आज से एक बेटी अपनी माँ के पास आ गई है और उसके साथ खाना खा रही है, इसलिए हर शर्म हया एक तरफ रखो और बिला झिझक खाना पेट भर कर खाओ। ज़ुबारिया की इतनी ममता मोहब्बत पर भरी ममता पर वो जैसे निहाल होगी। इसका दिल भरा है। हनी आंखों में नमी सी आ गई। बुरी बात है, रोती नहीं है। किसी भी माँ को अपनी बेटी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। ज़ुबारिया ने इसके आंसू साफ किए तो लारो शगुलान का दिल भरा है। बेसाख्ता ही इसने ज़ुबारिया का हाथ थाम लिया और अकीदत से होंठों से चूम लिया। मैं इतनी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। ये तो तुम मेरे दिल से पूछो कि तुम किस काबिल हो, तुम्हारी मेरे दिल में कितनी कदर है। मैं तो अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मेरी बेटी की तरसी हुई माँ को एक पली पिलाई बेटी मिल गई। अब शाबाश, रोना बंद करो, यूं रो कि तुम मेरा दिल दुखा रही हो। सॉरी। लारो शगुलान रोते हुए मुस्कुरा दी। ज़ुबारिया ने इसे टेबल पर रखी हर डिश खिलाई। लारोश गुलान ने अब तक की अपनी ज़िंदगी में यूं पहली बार खुलकर बिला खौफ बिला झिझक पेट भर के खाना खाया होगा, वरना वहाँ ममानी तो उसके सर पर किसी तलवार की तरह लटकी रहती। यही वजह थी कि नानो और ममानी की कभी भी नहीं बनती थी और जीत हमेशा नानो की होती, मगर ममानी के किताब का निशाना लारोश गुलान ही बनती थी। इतना कुछ नानो से सुनने के बाद भी वो लारोश गुलान को सिताने से बाज नहीं आती थी। वो जुल्म ढाने का कोई मौका हाथ से नहीं गंवाती थी और लारोश गुलान बेचारी तो बस इनकी कड़वी कसीली बातें खामोशी से ही सुनती रहती। लारो शगुलान को यहाँ आए 3 दिन हो गए थे और 3 दिन में जितनी मोहब्बत इसे ज़ुबारी और बीजान से मिली थी इसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। मगर यहाँ इसे लाने वाला हुनैन अफरीदी की शक्ल भी इसने अभी तक नहीं देखी थी, और इनके माबेन जो रिश्ता ज़बरदस्ती मजबूरी के तहत जोड़ा गया था वो रिश्ता भी शायद हनान अफरीदी भूल चुका था। इसलिए बीजान या ज़ुबारिया ने अब तक इससे बारे में कोई सवाल नहीं पूछा था। वो इन्हीं सब सोचों में गिरी सोफे पर अकेली बैठी थी। सामने फुल साइज का टीवी ज़रूर चल रहा था, मगर इसकी निगाहें स्क्रीन पर नहीं थी। माँ, मामा, मम्मा, मॉम, इस बहुत से नामों से पुकारता हुनैन अफरीदी ऊपर रेलिंग से फिसलता वो नीचे आ रहा था। आवाज़ इतनी ऊंची और बुलंद थी कि खुद लारोश शगुलान भी अपनी सोचों को सोचती बुरी तरह चौंकी और उसे मत देखने लगी। हनी, पीछे से ज़ुबारिया ने टहलकर सीने पर हाथ रखा। ये क्या हरकत है हनी? अगर कहीं चोट लग जाए या बचपना बिल्कुल नहीं जाएगा तुम्हारा। मॉम, माई स्वीट एंड क्यूट बेबी, आपका बेटा बहुत स्ट्रांग और ढीठ है। फजूल की बातें बनवा लो तुमसे सिर्फ। ये बताओ क्यों इतनी ज़ोर से चीख रहे थे? पहले आप ये बताएं मेरे रूम में कब आई थी? मेरा ख्याल है 3 दिन पहले। क्यों? जब भी यह हाल है मेरे रूम का। इस घर में इतने मुलाजिम रखे हैं, मगर किसी को जहमत नहीं है कि मेरे रूम की सफाई सुथराई कर दें। खूब सर पर चढ़ाए हुए आपने इन लोगों को। मुलाजमों को छोड़ो, सबसे तो ज़्यादा मैंने तुम्हें सर पर चढ़ाए हुए। तुम्हारे कमरे की सफाई करने की हिम्मत ना तो मुझ में है और ना ही घर के मुलाजमों में। बकुल इनकी जितनी मेहनत और जितना टाइम इस घर की सफाई सुथराई में लगा देते हैं, इससे ज़्यादा डबल वक्त हुनैन साहब के कमरे की सफाई में लगता है। अब मैं इतनी जालिम और बेरहम नहीं हूँ कि इनके बेचारों को जान कर सताऊँ। इसलिए मैंने खुद ही इन लोगों को मना कर दिया कि आज वो सिर्फ यहाँ की सफाई सुथराई करें, कोई भी हुनैन कमरे में नहीं जाएगा। मॉम, इट इज़ नॉट फेयर। नो माई स्वीट चाइल्ड, इट इज़ फेयर। अब सज़ा ये है कि तुम्हारी कि खुद ही अपना फैला बिखरा कमरा समेटो से इसे साफ करो। जब करोगे तो सफाई तो पता चलेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मॉम, और यूं ही इसकी नज़र सामने उठी जहाँ लारोश गुलान बैठी इन दोनों गुफ्तगू सुन रही थी और देख रही थी। हुनैन अफरीदी ने चंद लम्हे वगोरे से देखा और फिर जैसे झमाके से जहन में एक आइडिया आया। ऑल राइट मॉम, आपने तो मुझे हरी झंडी दिखा दी, मगर मैं भी बहुत चालाक हूँ। इसने दोबारा एक गाल पर उंगली बजाई। क्या मतलब? दोबारा ने ना समझी की कैफियत में हुनैन अफरीदी को तका, जो एक सर साथ कहीं तो वो चलता हुआ लारोश गुलान से चंद कदमों के फासले पर आ बैठा। मॉम, हमारे घर में चौके मुलाजमों की कमी तो नहीं है, इसलिए यकीनन लारोश के घर का कोई काम नहीं करती होगी और ना ही आप इससे कोई काम करवाती होंगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने, और मैं लारोश से इस घर का कोई काम करवाऊंगी भी नहीं। तो ठीक है, आज से लारोश ही मेरे बेडरूम की सफाई करेगी। नहीं हनी, ये बहुत गलत बात है। लारोश इस घर का कोई काम नहीं करेगी। लारोश मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी से कोई काम नहीं करवाऊंगी। और जो तुम्हारे कमरे की हालत होती है, इससे तो मुझे वहशत होती है। लारोश ठहरी धान पान से छोटी सी नन्ही जान, तुम्हारे कमरे की सफाई करवा के मुझे अपनी बेटी को बीमार नहीं करना है। मोम, आपकी ये छोटी सी नन्ही सी जान ने वहाँ कोयटा में अपने बहुत बड़े घर को खूब अच्छी तरह चमकाया हुआ था, और वो भी किचन समेत, मगर यहाँ लारोश सिर्फ मेरे कमरे की सफाई कर लेगी। आज से ये इसकी जिम्मेदारी है। नहीं हनी, मैं ऐसा होना नहीं दूंगी। ठीक है, मैं एक मुलाजिम सिर्फ तुम्हारे कमरे के लिए रखवा दूंगी। नो मोम, मैं किसी को भी भरोसा नहीं करूँगा। मेरे कमरे की सफाई अगर करेगी तो सिर्फ और सिर्फ लारोश ही करेगी। बस अब ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर मसला लारोश की सैलरी का ही है तो मैं इसे अपनी पॉकेट मनी से दे दूंगा हनी। और यहाँ लारोश गुलाम जो हुनैन अफरीदी के यहाँ आने पर, इससे बात करने पर खुशफहमी के समंदर में होता जानती आसमान पर उड़ने लगी थी। हुनैन अफरीदी ने इसे
याद रखा हुआ और इसका नाम याद है, मगर हुनैन अफरीदी की आखिरी बात ने इसे अर्श से फर्श पर ला पटका। आप मुझे सैलरी मत दीजिएगा, मैं भी कमरे की सफाई कर दिया करूंगी। लारोशा गुलान ने नहायत अफसुर्दगी से कहा, बस जान, तो फिर अभी जाइए मेरे कमरे की सफाई कर दें जो बहुत ज़्यादा फैला और बिखरा हुआ है। हुनैन जुबारी ने कुछ कहना, मोम प्लीज़। लारोश को कोई एतराज़ नहीं है, आप भी कुछ नहीं कहेंगे। और अब मुझे देर हो रही है, समैया जदी मेरा वेट कर रही होगी, हमारे साथ लंच करने वाले हैं। इसका काम हो गया था, अब इसका यहाँ ठहरना कोई मानी नहीं रखता था, इसलिए ये जा वो जा मगर पीछे से जुबारी आवाज़ ही देती रहेगी। मोम में बाद में बात करेंगे। लारोश, हुनैन ने जो कहा इसकी एक नहीं सुनना और ना मानना। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं हुनैन के कमरे की सफाई करने की। मामा कोई बात नहीं, और मैं सारा वक्त फारिग ही तो बैठी रहती हूँ। अच्छा है, कुछ टाइम ही कट जाएगा। मेरी जान, अगर तुम इसका कमरा देखोगी तो परेशान हो जाओगी। हुनैन बहुत फैलाता है अपना कमरा, वहशत होती है देखने से ही। मामा मुझे आदत है काम करने की, मैं कर लूँगी, आप फिक्र मत करें। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई, वरना दिल तो हुनैन अफरीदी के बातों पर बहुत दुखा था। जुबारिया इसी असना में वहाँ से अपने कमरे से बीजान के निकल कर आई। जी बीजान, कहिए बेटा, वो बच्चा है ना, क्या नाम है इसका, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो अस्पताल में एडमिट है। जी बीजान, मेरा ख्याल है आप जमील की बात कर रही हैं। हाँ वही बच्चा, समझ बता रहा है, इस बच्चे को बहुत चोट है। मैं सोच रही थी तुम अस्पताल चली जाओ अपने ड्राइवर के साथ, फिर जब वो घर आ जाएगा तो मैं घर चली जाऊँगी इस बच्चे को देखने। जी बेहतर बीजान, जैसे आपका हुक्म। हाँ बेटा, हमारे नबी का फरमान है कि मरीज़ की आदत करनी ज़रूरी जाना चाहिए। जी दुरुस्त कहा आपने बीजान, मैं यूँ करती हूँ, अभी कुछ देर ही में निकलती हूँ। ठीक है, मगर साथ फ्रूट्स और जूस वगैरह ज़रूर लेती जाना, यूँ खाली हाथ जाना कुछ मुनासिब नहीं लगेगा। बीजान, आप ना भी कहती तो मैं ये सब लाजमी लेकर जाती, मुझे तुम पर यकीन है जुबारिया। अच्छा, एक ज़रूरी काम करना और भी करती जाना, रास्ते में दी पड़ता है, वहाँ देने के लिए मैंने कुछ कपड़े वगैरह निकाले और एक 10,000 का चेक भी है, ये सब वहाँ देती हुई चली जाना। ठीक है बीजान, आप दे दीजिए, मैं ये काम करती हुई जाऊंगी। जब से वो शादी होकर आई थी उन्हें नहीं याद पड़ता, बीजान हर माह खतीर रकम और बहुत से कपड़े वगैरह देना भूली होंगी। वो हर ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी, इनसे जो हो सकता वो करती थी। किसी गरीब यतीम लड़की की शादी का सुन लेती तो पूरी शादी के इंतजाम, यहाँ तक कि इसका जहेज भी खुद ही दिया करती। और यही आदत वो खुद जुबारी ने भी अपना ली थी, वो भी चुपके से ऐसे बहुत से नेक काम करती रहती थी। जुबारी बीजान कहने पर ड्राइवर के हमरा जमीन को देखने अस्पताल के लिए निकल गई थी। इधर लारोशा गुलान उठी थी, हुनैन अफरीदी के हुक्म पर आज से इसकी बेडरूम की सफाई सुथराई इसकी जिम्मेदारी थी, जिसे वो बखुशी कबूल कर चुकी थी। उफ मेरे खुदा, इस कदर गंदा कमरा, इसका इस कदर फैले हुए कमरे में यकीनन इसका दम घुटता होगा, जब भी तो इसने जल्दी से लारोशा गुलान को अपने कमरे की सफाई का हुक्म दिया और ये जा वो जा। लारोशा गुलान ने इसके बेडरूम में कदम रखा और पूरा कमरा बगौर देखने लगी। या अल्लाह, सफाई की शुरुआत कहाँ से करूँ, इतना फैला हुआ हो रहा है ये कमरा तो। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई, फिर नज़र थड़ी डोर अलमारी की सिमत जा ठहरी, जिसके तीनों दरवाजे खुले हुए थे। कोई ऐसा सूट नहीं था जो इसके अंदर तरीके से रखा हो। अलमारी से सारे हैंगर नीचे कारपेट पर बेदर्दी से पड़े हुए थे और उसकी बेशुमार टी शर्ट भी अपनी बेदर्दी पर मातम कना थी। यही हाल नैना अफरीदी की जीन्स का था। सारी की सारी अलमारी से बाहर कुछ सोफे पर और कुछ कांच की टेबल पर, क्योंकि कमरा बहुत बड़ा और कुशादा था, मगर कोई भी शय अपनी जगह पर नहीं थी। और सबसे बढ़कर पूरे कमरे में कलोन और परफ्यूम की मिली जुली महक ने इसके दिमाग पर असर किया था। अब सफाई की जिम्मेदारी तो इसके सर हो ही गई थी, इसलिए इसने कमर कस ली। सबसे पहले अपना बड़ा सा दुपट्टा उतार के एक साइड पर रखा और अलमारी की सिमत बढ़ रही थी। जो कपड़े तय करने वाले थे सब तय करके तरीके और सलीके से अलमारी में रखती चली गई, और जो इस्त्री करने वाले थे वो सब आयरन स्टैंड पर रखे थे। कोई 2 घंटे में अलमारी के कपड़ों की सेटिंग तो हो गई, अब बारी थी कमरे की सफाई की। लगता है खाने पीने का हद दर्जा शौकीन है। लारोशा गुलान ने ढेर ढेर सारे चिप्स चॉकलेट के रैपर उठा के एक बड़ी सी छापर में डाले, फिर जो बेतरतीब हो रही थी चीज़ों की वो सही करने लगी। जाने ये कमरे को इस्तेमाल करता है या कमरे इनकी चीज़ों से फाइटिंग करता है। कितने ही घंटों के बाद कमरे की अच्छी खासी शक्ल निकल आई। इसने शुक्राने का सांस भरा और मुंह हाथ धोने के लिए वॉशरूम की सिमट पड़ी। इसने दरवाज़ा खोला और अपना सर पकड़ लिया। ओ नो, खूबसूरत टाइल और मार्बल से मज़यन वॉशरूम तक फैला के रखा हुआ था। जुबारिया यदि सेंटर से होती हुई अस्पताल आई थी। ज़मीन की आदत को इनका ड्राइवर हाथ में बेशुमार अलग अलग किस्म के फ्रूट्स और मुख्तलिफ किस्म के जूस के फ्लेवर का शापर लिए इनके पीछे पीछे चल रहा था। रिसेप्शन से पता करती वो हम स्पेशल रूम में पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, हिरा ने सलाम की, तो मगर वो उन्हें पहचानी नहीं थी। वालेकुम सलाम, जुबारी ने नरमी से जवाब दिया। वो अंदर आ गई, सामने ही चेयर पर आसिया बैठी थी। वो जुबारी को देखकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं अपने इकलौते बेटे को ऐसे राहत में देख देख के जी रही हूँ। ममता से चूर आंखें अभी तक खुश नहीं हुई थी। सबके इतने समझाने पर दिल पर सल तो रख ली थी, मगर वो एक माँ थी जिसका इकलौता लख्त जिगर जख्मों से चूर प्लास्टर पट्टियों में जकड़ा बेहिस हरकत पलंग पर लेटा था। सब्र कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जुबारी ने आसिया को खुद से लगा लिया और जुबारिया का सहारा पाकर आसिया फिर से बिखर गई थी। बिलक बिलक कर रोने लगी थी। आसिया की बिखरती हालत देखकर हिरा करीब है। मम्मी प्लीज़ मत रोइए, वरना फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आसिया, बुरी बात, इस तरह से नहीं रोते, आप तो बहुत बहादुर और हिम्मत वाली है। अगर आप ही हिम्मत हार देंगी तो जमीन को कैसे संभालेंगी? अच्छा इधर देखिए मेरी तरफ, आप कमज़ोर तो नहीं है ना? मैं ये भी जानती हूँ कि इकलौता लखते जिगर नूर नज़र जवान जहान बेटा जब अस्पताल के बेड पर पट्टियों पर जकड़ा हो तो माँ का दिल पर क्या गुजरती है, इसका दिल कैसे टुकड़े टुकड़े होता है, आंखें खून के आंसू रोती है। मगर आसिया, इस वक्त आपको खुद को बहादुर और मजबूत करना होगा। अपने बेटे के लिए दुआ करें कि वो जल्द अज जल्द सेहतियाब होकर घर आ जाए। इस तरह रोने से तो ना सिर्फ आपकी अपनी तबीयत खराब होगी, बल्कि आपके इर्द गिर्द आपको चाहने वाले भी परेशान हो जाएंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना?
उन्होंने आसिया के मुरझाए चेहरे को देखा। चले शाबाश, अब रोना बिल्कुल भी नहीं है। ज़ुबारी ने अपने रुमाल से आसिया की भीगी आंखें और भीगा चेहरा खुश किया था। आप प्लीज़ बैठिए ना। आसिया को जब एहसास हुआ कि वो अब तक खड़ी है, बैठ जाऊंगी और आप भी बैठिए। अरे, ज़ुबारी की नज़र साइड में पड़े खड़े फ्रूट्स और जूस की शॉपर पर हाथ में लिए अपने ड्राइवर पर पड़ी। हेरा बेटा, इनसे ये सारे फ्रूट्स और जूस की शॉपर्स ले लें। हेरा, जो अभी तक इनके लबो लहजे में उनके सैर में खोई हुई थी, एकदम से चौंक कर इनको देखने लगी। जी। हीरा ने ड्राइवर से वो सारे शॉपर्स लिए और बेड की साइड टेबल पर रख दी। इन सब की क्या ज़रूरत थी ज़ुबारिया? हमारे बेटे ज़रमील को ज़रूरत है। ज़ुबारिया होले से मुस्कुरा के बेड के पर बेखबर सोती ज़रमील को देखने लगी। ज़रमील अस्पताल से घर आ चुका था। साले ने ऊपर रेलिंग के पीछे से इस तरह झांक के देखा, वो किसी को नज़र ही ना आ सकी। ज़रमील की हालत देखकर इसने अपना दिल थाम लिया। सब आंखें समंदर से भरने लगी थी। ज़रमील व्हील चेयर पर बैठा था। इसके दोनों हाथ पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। सर पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। हेरा ने बताया था कि ज़रमील के सीने पर कांच के बारीक बारीक टुकड़े घुसने की वजह से वहाँ काफ़ी जख्म आए हैं। यहाँ तक कि इतना जानलेवा एक्सीडेंट था कि रीढ़ की हड्डी बुरी तरह मुतासर हुई है। जाने का अब तक इसे बेड रेस्ट करना पड़ेगा, स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फिलहाल तो वो भी चलने फिरने से ही माजूर रहेगा। साले ने बगौर इसके चेहरे को देखा। इन चंद हफ्तों में ही इसकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी, जैसे जिस्म में खून का एक कतरा भी ना हो। आरफीन इसकी व्हील चेयर घसीटते उसके बेडरूम तक लाया और नहाई थी आराम से ज़मीन को चेयर से उठा के इसके बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी जान, कुछ दिन और अस्पताल में रुक जाते तो बेहतर ट्रीटमेंट हो जाती। नहीं मम्मी, मैं ज़्यादा ईजी फील कर रहा हूँ घर में। वैसे ज़मील, बड़ी मामी कुछ गलत नहीं कह रही, मगर तुम अपनी ज़िद के आगे किसी की भी नहीं चलने देते हो। आरफीन ने आसिया की बात की तायीद की। ज़रमील, ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को यहीं बुलवा लूँ? आरफीन ने झुककर पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसा है ज़रमील, पहले सूप पी लो, फिर ये दवाई मैं खुद खिला दूंगा। अरशद ज़रमील के पास ही जगह बना के बैठा था। नहीं, इस वक्त मेरा किसी चीज़ को खाने पीने का दिल नहीं कर रहा। ज़रमील ने साफ इनकार कर दिया। मगर यार, ये दवाई खानी भी तो ज़रूरी है। ताई मम्मी, आप सूप ले आए, मैं खुद ज़रमील को पिलाता हूँ, वरना ये तो यूँ ही इनकार करता रहेगा। अरशद ने पास खड़ी आसिया से कहा, जो फ़ौरन बाहर निकली थी, क्योंकि वो भी चाह रही थी कि ज़रमील कुछ खा ले तो दवाई लेकर सुकून की नींद सोए। आरफीन ने बगौर अरशद को देखा। वो ऐसा ही था, जितना गुस्सा का जितना तेज़ और जज्बाती सही, मगर दिल का बहुत साफ और शफाफ था। अपनी गलती फ़ौरन तस्लीम कर लिया करता था और सबसे अच्छी बात की गलती मानकर माफ़ी भी मांग लिया करता था। सबसे ही इसकी जज्बाती आदत से वाकिफ़ थे। ज़रमील से अब तक वो 1000 बार तो माफ़ी मांग ही चुका था। यार ज़रमील, तूने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया ना? क्यों मुझे शर्मिंदा करते हो बार बार? जो होना था वो तो हो गया और हमें वही मिलता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। मेरे नसीब में ये तकलीफ़ लिखी थी, सो मुझे मिल गई। और ये शिकायत किसी से थी भी नहीं, सिवाय ज़ाले के। वो इससे सख्त नाराज़ था। इसकी शक्ल भी देखने का रुदाद नहीं था। बेशक अगर वो सामने भी आ जाती तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देता। इसलिए इसकी बेहतरी इसी में थी कि वो इसके सामने ना ही है। इसी दौरान आसिया सूप लेकर आई। आरफीन और अरशद ने ज़बरदस्ती से सारा सूप पिला दिया और दवाई खिला के चेहरा साफ करके आराम से लटा दिया। कुछ ही देर में ज़रमील की सुकून की गहरी नींद में सो चुका था। अस्सलाम वालेकुम। राबिया टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी कि अचानक किसी के सलाम करने पर उन्होंने पलट कर देखा। वहाँ कोई लड़की खड़ी थी। राबिया ने बगौर इस लड़की का चेहरा देखा। वालेकुम सलाम। राबिया ने टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर दिया। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं सोमी हूँ, मकसूम की बेस्ट फ्रेंड। सोमी? राबिया अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। तुम वही हो ना जिससे मैंने? जी हाँ, मैं वही सोमी हूँ जिसे आपने अपने बेटे के लिए पसंद किया था। मगर सॉरी आंटी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी, इसलिए अपनी जगह मकसूम को बिठा के खुद घर छोड़कर चली गई थी। तो आप यहाँ क्या लेने आई हो? उन्हें सोमी का यहाँ आना कुछ खास पसंद नहीं आया था, जो सोमी ने नोट भी कर लिया। मैं आप सबसे माफ़ी मांगने आई हूँ। माफ़ी तो तुम्हें मकसूम से मांगनी चाहिए, जिसे तुमने ना सिर्फ धोखा दिया, बल्कि तुम्हारी वालदा ने भी यहाँ आकर ना सिर्फ इस पर इल्ज़ाम तराशी की हैं, बल्कि मारने और बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। ऐसे ऐसे रकीक अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए हैं जैसे हम जैसे पढ़े लिखे तहजीब याफ्ता लोगों पर सूट नहीं करते। आई नो आंटी, और इसलिए मेरी मम्मी आप लोगों से मिलने आना चाह रही है, मगर वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने जो किया वो मेरी वजह से ही किया। मैं इस शादी के लिए कतई तौर पर राज़ी नहीं थी, मगर मेरी मम्मी एक बात भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो मेरी शादी ज़बरदस्ती आरफीन से करना चाहती थी और मैं जानती थी कि इस शादी से ना तो मैं खुश रहूँगी और आरफीन, ना ही आरफीन को खुश रख सकती हूँ। यही वजह मुझे इंतहाई कदम उठाना पड़ा। और तुम्हें इससे तुम्हारे इस इंतहाई कदम की वजह से किसी की खुददारी, इसके अना का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ इल्म है तुम्हें? जी। सोमी ने शर्मिंदगी के मारे सर झुका लिया। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। मकसूम को मैंने इस दिन अपनी बहू तस्लीम कर लिया था, जिस दिन से इसने मेरे घर में मेरे आरफीन के हवाले से कदम रखा। वो मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी है। वो अपने आरफीन के हवाले से बहुत अजीज़ भी है। इसकी मुझे बहुत खुशी है आंटी कि मकसूम यहाँ खुश है, पुरसकून और मुतमईन है। सोमी खुशी से मुस्कुरा दी। इसका दिल पुरसकून हो गया। हाँ, मकसूम बहुत प्यारी मासूम बच्ची है। चंद ही माह में इसने हम सबका दिल जीत लिया। आरफीन बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने इन दोनों का जोड़ यूँ ही लिखा था। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होता। वो जो चाहता है तुम्हारे भले और बेहतरी के लिए करता है। तुम मकसूम की बेस्ट फ्रेंड और पहली बार आई हो तो ऐसे मत जाना। राबी को सोमी से कोई शिकायत नहीं थी। वो भी यही सोचने लगी, अगर खुदा ना खास्ता सोमी की शादी ज़बरदस्ती ही आरफीन से हो जाती तो शायद आज जो हालात हैं वो सोमी के यहाँ आने से नहीं होते। और ये मेरे हस्बैंड हैं आज़म। सोमी की नज़र अपने पीछे खड़े आज़म पर पड़ी, मगर वो नज़र जैसे पथरा के रह गई, क्योंकि आज़म के पीछे ही मकसूम खड़ी थी और इसके सुख चेहरे पर भीगी आंखों से पता चल रहा था कि वो इनकी सारी बातें सुन चुकी है। मकसूम की आंखें नमी से भरी हुई थी। इसे बहुत बड़ा धचका पहुंचा था। दिल टूट
टूट के चकनाचूर हुआ था। इसका एतमाद, मान, भरोसा सब कांच के टुकड़ों की तरह रेजा रेजा होकर चारों तरफ बिखरता चला गया। मगर सोमी ने या राबिया और पीछे खड़े आजम ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, क्योंकि मकसूम का गुस्सा बजा था। वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। वो जानते थे कि अगर मकसूम को हकीकत मालूम होगी तो वो बहुत हर्ट होगी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ़रेब, ये तो सारा सारा सरासर नाइंसाफ़ी है ना। बेस्ट फ्रेंड ऐसी तो नहीं होती। वो बुरी तरह रो दी। से आंखों से पानी किसी झरने की तरह बह रहा था। सोमी ने जो किया बहुत गलत किया, ये वो नहीं जानती थी, मगर वो आरफीन से इसकी कितनी वकालत करती, इसकी खातिर लड़ती झगड़ती, कितनी बातें सुना देती, इसका बाद का दिल भी दुखा देती, और जिसके लिए वो सब करती, इस दोस्त ने तो खुद इसे अंधेरे में रखा था, इसे धोखा दिया था। वो अब किस मुंह से आरफीन का सामना करेगी? आरफीन तो यही कहेगा ना, बहुत मान था, भरोसा था अपनी दोस्त पर, जो तुम्हें ही धोखा दे गई। कैसे वो आरफीन की कड़वी कसीली बातें, इसकी चुपती नजरों का सामना करेगी? मकसूम, मेरी बात तो सुनो। सोमी, इसे मकसूम का यूं रोना धोना देखा नहीं जा रहा। इसका थप्पड़ मारना जरा भी बुरा नहीं लगा था। इसने मकसूम को पकड़ना चाहा था। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। मकसूम ने बुरी तरह सोमी का बढ़ता हुआ हाथ झड़का था। तुम बहुत बुरी दोस्त हो। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरे एतमाद, मेरी खुददारी को चोट पहुंचाई है, मेरा भरम टूट गया है। आरफीन, जो बहुत देर से दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था, मगर मकसूम को यूं हिचकियों से बिलक बिलक कर रोना तकलीफ दे रहा था। वो खान देख सकता था इसकी आंखों में आंसू। मकसूम, आरफीन ने हौले से पुकारा। आरफीन की पुकार पर मकसूम ने पलट कर देखा। आरफीन आराम आराम से चलता हुआ इसके पास आ ठहरा था। आरफीन ने एक नज़र सोमी को देखा, जिसकी आंखें भी शिद्दत गम से सांसों से भरी हुई थी। सोमी ने जो किया वो गलत था। इसने बेशक सिर्फ अपना मफाद सोचा, अपने बारे में सोचा, और ये सोचे और जाने बगैर कि इसके चले जाने के बाद क्या हालात पैदा हो सकते हैं। मगर ये बात भी कुछ गलत नहीं कि अल्लाह को भी यही मंजूर था हमारा साथ इस तरह मिले। मकसूम बहन, आरफीन ठीक बोल रहे हैं। बेशक हमारा तरीका गलत था, मगर आप ये भी तो सोचिए, सोमी की मम्मी जो करने जा रही थी वो सरासर गलत था। अगर ये हो जाता तो 3 जिंदगियां बर्बाद होती, आरफीन की, सोमी की और मेरी। सोमी आरफीन के साथ कभी खुश नहीं रहती और ना ही आरफीन को खुशी दे सकती थी, और मैं और सोमी एक दूसरे के बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वर भी नहीं कर सकते। आपने अपने बारे में तो सब कह दिया, और मैं, मेरी कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं। अभी तो तुम मेरे दिल से पूछो कि तुम्हारे मेरे दिल में कितनी वक़्त और कितनी हैसियत है, जिसे तुमने अव्वल रोज़ से ही नज़रअंदाज किया है। आरफीन ने माहौल की कसाफत को दूर करने के लिए अपने दिल की हकीकत सुनाई, और मकसूम, इसे तो आरफीन इसे किसी जुमले की कतई उम्मीद नहीं थी। वो बुरी तरह झीम कर रह गई। सोमी भी चेहरा नीचे की भीगे आंखों समेत मुस्कुराने लगी। आजम ने भी अपना रुख मोड़ लिया, जबकि आरफीन व मकसूम का ब्लश करता चेहरा वालहाना नजरों से तकने लगा। राबिया ने आरफीन के धमकते चेहरे को देखा था, और जानेसार नजरों से मकसूम के मासूम चेहरे को देखा, और वो चलती हुई आई मुस्कुरा के मकसूम को अपने सीने में छुपा लिया। मामा, आपको नहीं लगता ये फर्ज मुझे अदा करना था? आरफीन ने बेबाक नजर से राबिया के सीने में छुपे मकसूम के चेहरे को देखा। मकसूम का दिल तो बुरी तरह धड़क रहा था। आरफीन की जबान लग रहा था इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। खबरदार, जो मेरी बहू को जरा भी तंग किया हो तो। वैसे भी मकसूम मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है। मेरी नज़र में इस घर के रहने वालों के सभी अफराद के दिलों में मकसूम की बहुत जगह, इज्जत, कदर है। और सोमी, बेशक मैंने तुम्हें आरफीन के लिए पसंद किया था, मगर मकसूम ने मेरे घर में आकर मेरे घर को रोशन कर दिया है, एक बेटी की कमी पूरी कर दी है। मकसूम मुझे आरफीन से बढ़कर अजीज हो गई है। मकसूम, राबे की इतनी मोहब्बत तो चाहत देकर निहाल हो गई। इसके दिल में राबे के लिए मजीद इज्जत बढ़ गई। आंसू बेख्तियार ही छलक पड़े। इसने राबे को नहायत इज्जत और कदर की नजरों से देखा था। सोमी और आजम ने भी बहुत एहतराम से राबे को देखा, बल्कि दिल ही दिल में इनके मिठास भरे लबो लहजे की गर्विदा हो गए थे। मकसूम की किस्मत पर रश आ रहा था। नहीं, खबरदार, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। गमों के जितने बादल थे सब छट गए, सब छट गए। सब गलतफहमियों की दीवारें थी, सब गिर चुकी। तुम अपने दिल वसी करो और खुले दिल से अपनी बेस्ट फ्रेंड को वेलकम को। पहली बार सोमी अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर तुमसे मिलने आई है। खूब खातिर मदारत करो। मैं जानती हूँ मेरी बेटी का दिल बहुत बड़ा है, वो नहायत आला ज़र्फ़ की मालिक है, इसलिए सब शिकवे शिकायत दूर करो और सोमी को गले लगाकर माफ़ कर दो। मकसूम क्या कहती है? जब आंखों से साफ हुई तो सारा मंजर साफ व शिफाफ दिखाई देने लगा। सोमी आगे बढ़ी और मकसूम को अपने गले से लगा लिया। थैंक मकसूम, मोहतरमा सबके ही गले से लग रही है। इस मासूम बेचारे का नंबर भी आएगा। सरगोशी नहायत धीमी और जानलेवा थी, जो सोमी और मकसूम की समाज से महफूज नहीं रह सकी। सोमी मुस्कुरा के मकसूम से अलग हुई और आरफीन को देखने लगी। आरफीन, मकसूम मेरी बनिस्बत नहायत ही शर्मीली और मुकम्मल हया का पेकर है, बल्कि मैं तो बाज़ औक़ात इस कदर हैरान हो जाती हूँ लंदन जैसे आज़ाद शहर में ही रह कैसे ली। सच पूछो सोमी, मैं भी इतना ही हैरान रह जाता हूँ। मगर इस बार मकसूम के चेहरे पर कोई लाली, कोई शर्मीली सी मुस्कुराहट नहीं आई थी। एक डरो खौफ का साया लहराया था, एक करब व दर्द का रंग उभरा था। अज़ियत की एक तहरीर रकम हुई थी, जो आरफीन जैसे ज़ेरक नज़र रखने वाले शख्स से पोशीदा नहीं रह सकी। और ये कोई पहली बात नहीं हुआ, अक्सर वो कभी इस लंदन का जिक्र छेड़ता तो इसकी रंगत बदल जाती। कुछ गलत तो है जो आरफीन से छुपा रही है, मगर कुछ ऐसा है जो इसे हर वक्त परेशान करता है। किसी आने वाले वक्त से इसकी नज़रें सहमती और डरती हैं। इतना तो वो जान ही गया था कि आने वाला वक्त कुछ सही नहीं है, इसलिए बगौर पर घूरती वो दो नज़रों ने मकसूम को मजीद हरासा कर दिया। तो मकसूम बहन, मैं यकीन कर लूँ कि आपने हमें दिल से माफ़ कर दिया? अचानक ही आज़म ने बेयकीन नज़रों से मकसूम को देखा। जी, जी हाँ आज़म साहब, हमारे मकसूम ने आप लोगों को माफ़ कर दिया, बल्कि आज का डिनर आप हमारे साथ कर रहे हैं। आरफीन ने मकसूम को मुश्किल से निकाला था। मकसूम ने नज़र उठाकर आरफीन को देखा, जो भी इसे ही देख रहा था। मकसूम ने गड़बड़ा के निगाहें झुका ली थी, मुबादा वो आंखों से कुछ पढ़ ही ना ले। कितनी देर तक सोमी और आजम वहाँ रुके रहे। अच्छे माहौल में खाना खाया गया। बेशक मकसूम सबके साथ थी, बातें कर रही थी, खाना खा रही थी, हंस रही थी, मगर इसके ध्यान के धागे किसी एक बात से ज़रूर जुड़े हुए थे। तभी से कभी कभी इसके चेहरे पर परेशानी, घबराहट के वाज़ेह रंग नुमायाँ हो जाते, जो सिर्फ और सिर्फ आरफीन ही देख सकता था।
लारोश गुलान सिर सोफे पर बैठी कोई मैगजीन देख रही थी। बाहर से आती आवाज़ों पर इसने इसे जानिब उठाया था। नैन अफरीदी और इसके पहलू से लगी इसके बाजू में अपने उरुआ बाजू डाले खूब हंस हंस के बात करती कोई हसीन दोशीज़ा साथ चली आ रही थी। टाइट वाइट कलर की जीन्स पर रेड छोटी सी बगैर आस्तीन की टी शर्ट पहने बिलाशबा वो वाकई बहुत हसीन और जमील थी। मगर क्या अपने जिस्म की यूँ नुमाइश करना, किसी गैर महरम के साथ इस तरह खुले आम हंस हंस के हाथ में हाथ डालना किसी मशरकी लड़की या लड़के को जेब देता है? हमारा इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता। मगर सबसे बड़ी बात सोचने की ये भी थी कि आखिर वो हसीना कौन है। और डार्लिंग, तुम बहुत जो करते हो, अब सारी बातों को छोड़ो और जल्दी से फ्रेश अप होकर आओ। मैं जब तक तुम्हारा यहीं वेट करती हूँ। तो एक काम करो, यहाँ क्यों बैठ के बोर होगी, चलो मेरे साथ मेरे बेडरूम में वहीं बैठ जाना। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मगर अगर तुम्हारी बीजान ने देख लिया तो इस्लाम पर एक लंबा लेक्चर सुनने को मिल जाएगा और मैं अपना मूड कदे ख़राब करना नहीं चाहती। अरे यार, तुम इनकी बातों को बुरा मत बनाया करो। एक्चुअली वो मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो तुमको भी प्यार करने लगेंगी। उम्मीद तो नहीं लगती, मगर खैर ये तो बात की बात है। वैसे भी मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारी बीजान मुझे पसंद करें या ना करें। लेकिन अब तुम्हारी मॉम बहुत स्वीट है और हमें बहुत देर हो रही है। तानिया और अरसल हमारा वेट कर रहे होंगे। यू आर राइट, बस तुम 5 मिनट वेट करो, मैं भी रेडी होकर आता हूँ। लारा शगुलान को हनैन अफरीदी का ये नया रूप देखकर इस कदर हैरत हुई कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि वैसा भी हो सकता है। वो सामने ही तो बैठी थी, इस पर एक निगाह गलत अंदाज डालना भी शायद इसने अपनी शान के खिलाफ समझा था। सुमैया ज़ैदी तफाखर से गुरूर की चाल चलती सोफे सेट की समझ बड़ी थी। इतने अरसे में सुमैया ज़ैदी की नज़र अब लारोश गुलान पर पड़ी थी और जब वो हुनैन अफरीदी के साथ होती तो किसी तीसरी मुजाशी कब थी जो लारोश गुलान पर नजर डेट थी। मगर लारोश गुलान को एक नज़र देखने के बाद इसने बगौर इसका एक नज़र देखा भी ज़रूर था। बड़े से ब्लू एंड फ्रोजी इंतजार के दुपट्टे में खुद को अच्छी तरह ढांपे इसका छुपा हुआ शरबा हुसन अपने होने का चीख चीख के ऐलान कर रहा था। जिंदगी में पहली बार सुमैया ज़ैदी किससे यूँ मुतासर हुई थी। मगर ये मुतासर होने की वजह चंद सेकंड की थी, क्योंकि वो ठहरी गरूर की चादर में लिपटी एक मगरूर हसीना अपने सामने वरमिला किसी को खातिर में लाती ही कब थी। पॉजिटिव पहलू तो बहुत कम ही, ज़्यादातर नेगेटिव पहलू ही किसी न किसी तरह वो ढूंढ निकालती थी। इस लड़की के ढीले ढाले कपड़े ऊपर से बड़े और से दुपट्टे में खुद को लपेटे समय अधिक कोफत का शदीद एहसास हुआ, बल्कि अंदर बाहर एक घुटन सी भी हुई। इसने लारूश अगलान को बुरी तरह नजरअंदाज किया और टेबल पर पड़े रिमोट को उठा के टीवी ऑन कर लिया। जताने का अंदाज यही था कि वो इस घर की मालिक है, इस घर पर इसकी चीज़ों पर पूरा पूरा हक है। कोई आधे घंटे बाद खुशबू में बसा नक्शे से तैयार हुआ हनैन अफरीदी नीचे उतर रहा था। चले हनैन अफरीदी चलता हुआ समिया जैदी एक चंद कदम के फासले पर ठहरा था। ओ यू गुड लुकिंग स्वीटी, समिया जैदी ने रिमोट मेज़ पर रखा और खड़ी हुई। खुले लफ्ज़ों में हनैन अफरीदी की तैयारी को खराज तहसीन बख्शा था और ये खराज तहसीन सामने बैठी लारोश अगलान को जैसे अंगारों पर ले गया। कितनी बेहयाई बेशर्मी से सुमैया नदी उठी और हनैन अफरीदी काल से अपना रुखसार टच किया था। थैंक्स, अरे तुम भी यहाँ बैठी हो, सुमैया इनसे मिलो, ये लारोश अगलान कोयटा से आई हैं। सुमैया सैदी ने हनैन अफरीदी के कहने पर दूसरी तरह नज़र लारोश पर समीर अदी ने नैन अफरीदी के कहने पर अब दूसरी बार लारोश गुलान पर डाली थी। नैन अफरीदी के बस इतना ही तारफ़ कराना काफ़ी था। और लारोश, ये है समीर जैदी, माई गर्लफ्रेंड। नैन अफरीदी के अंदाज में इस कदर फ़ख्र बोल रहा था जैसे समीर जैदी पर ही इसकी दुनिया ख़त्म हो गई हो। अच्छा, तो ये कोयटा से आई है, मगर ये है कौन यार? मेहमान है हमारी। एनीवेज, इन सारी फजूल बातों को छोड़ो, हमें वैसे ही बहुत देर होगी, अब निकलना चाहिए। ओके ओके जानू, चलते हैं। पहले तुम ये बताओ, तुमने कुछ खाया पिया? भाई, तुम्हारे मेहमान साहिबा को मैनर्स ही नहीं है, खारे मेहमानों से कैसे बिहेव करते हैं। लारोश, तुमने सुमैया से ठंडा गर्म का कुछ नहीं पूछा? मुझे तुमसे इस कदर बेपरवाही की उम्मीद नहीं थी। अरे अरे डियर, जाने तो शायद कोयटा के लोगों को मेहमान नवाजी के आदाब नहीं आते। वैसे भी हम बाहर ही तो चल रहे हैं, इसलिए तुम मुझे आइसक्रीम खिला देना। फिर अरसल घर चलते हैं, सारी पार्टी इसके घर जमा है। ऑल राइट लारोश, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हारी आज की हरकत कतई पसंद नहीं आई। हुनैन अफरीदी ने सख्ती से तंबीकी से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेहमान नवाजी का पूरा सलूक मार दे रहा था। और फिर जिस तरह वो हाथ में हाथ डाले आए थे, इस तरह हाथ में हाथ डाले निकलते भी चले गए। मगर जिस तरह लारोश गुलान को समीर नदी के साथ मिलकर बेइज्जत कर गया था, इससे इसका छोटा सा नाजुक दिल बहुत दुखा था। लारोश इसी असना में वहाँ जुबारी चली आई थी। लारोश गुलान ने बुरी तरह चौंक कर जुबारी को देखा। लारोश, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नहीं तो मामा, अदर देखो मेरी तरफ, मैंने अभी अपने कमरे खिड़की से उन्होंने गाड़ी जाते हुए देखी है। इसके साथ सुमैया जैदी भी थी, कहीं उन्होंने तो मैं कुछ कहा तो नहीं? अरे नहीं तो मामा, सच बोल रही हो? बिल्कुल सच। ओके मान लिया, मगर ये फिर ये इन प्यारी सी आंखों में आंसू कैसे? दुबारी ने इसके सर को सफ़ेद रुखसार पर ठहरा आंसू अपनी उंगली में जज्ब किया। बस वहीं दादू की याद आ गई। हमसे कोई शिकायत है, ये आपने क्यों सोचा? लारोश गुलान को इनकी इस कदर फिक्र करने पर जहाँ शर्मिंदगी वहीं गुस्सा भी आया। तुम्हारी इन आंखों में तैरते आंसू ने मुझे बहुत तकलीफ दी और ये सोचने पर मजबूर भी किया कि शायद हमारे प्यार में कोई कमी रह गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपकी मोहब्बत और चाहत में मुझे कोई कमी नहीं लगी। तो फिर आज से मेरी एक बात मानोगी? आप हुक्म कीजिए। आज के बाद तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में ना तो कभी कोई आंसू देखो, ना ही उदासी। ओके डन, आपका हुक्म सर, आंखों पर जिसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। गुड गर्ल। हनी, सुमैया जैदी विंडो स्क्रीन को पुरसोच नजर से घूरती हुई बोली। तुम्हारे घर में ये जो लड़की है, कौन है ये? कौन? हुनैन अफरीदी जो अक्सर भूल ही गया। सुमैया जैदी जिद हो गई, वैसी थी अपनी बातों को
जवाब ना देने पर, मिलने पर फ़ौरन झिला जाती। अच्छा वो तुम शायद लारोशा गुलान की बात करी हो, मगर तुम्हें बताया तो था वो हमारे घर मेहमान है, और ये तुम्हारी मेहमान यहाँ कब तक के लिए है? जाने की उस मियाँ को दिल खट्टा था। अरे यार तुम्हें क्या हुआ जो ऐसे फजूल सवालात कर रही हो? हनी मेरे सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। ओके गुस्सा क्यों करती हो? लारोशा गुलान यहाँ मेहमान है और चली जाएगी जब इसकी मर्जी होगी। वैसे एक बात तो ये बताओ, तुम्हें लारोशा गुलान की इतनी फिक्र क्यों कर लगी है? कि इसकी खूबसूरती से मुतासिर तो नहीं हो गई हो? इसका मतलब है तुमने लारोशा गुलान को बहुत गौर से देखा है, इसके दिल में शक का मामूली सा बीज फूटा था। अरे यार मैं तो हर खूबसूरत चीज़ को बहुत गौर से देखता हूँ। सुमैया के बरक्स वो मुकम्मल मजाक के मूड में था, मगर सुमैया से ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ नहीं हो सकती, ये बात हमेशा याद। ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। जल्दी हाजिर होंगी नावल के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।